बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मदऊ करते हैं। आज जिस शख्सियत का हमने अपने प्रोग्राम के लिए इंतखाब किया है वो एक लाइफ चेंजिंग शख्सियत हैं, जो कि आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकते हैं अगर आप आज के इंटरव्यू को गौर से देखें। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है मेन स्ट्रीम के लिए। इस इंट्रोडक्शन से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इनका ताल्लुक़ मेन स्ट्रीम से नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है हुसैन अली। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप हुसैन? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। काफ़ी गहरा और बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया सर। अच्छा, नहीं डिटेल में तो आप अभी बताएंगे, मैंने तो अभी से स्टार्ट लिया है। पहले तो आप मुझे ये बताएं आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा पूरा नाम काफ़ी बड़ा है, मलिक हुसैन अली ख़ान है मेरा पूरा नाम। अच्छा, मलिक हुसैन अली ख़ान। जी सर। तो इतना बड़ा तो नहीं, छोटा नाम? हाँ सर, मैं चारों सूबों को लेके चल रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मलिक आपने पंजाब से लिया? पंजाब से मलिक ले लिया है, बाकी इधर उधर से ले लिया। चले, मेन नाम जो था वो आपका बस बड़ा वाला जो नाम था वो सही ले लिया, बाकी चलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो हुसैन आम तौर पर आपको हुसैन ही कहते हैं लोग? हुसैन अली सर नॉर्मली मैं हर जगह वही लिखता हूँ। राइट राइट। अच्छा, आपकी जो हम आपकी जर्नी की बात करते हैं, आपका जो एकेडमिक्स है वो कहाँ से हुआ, किस शहर में, किस तालीमी इदारे से आपका स्टार्ट किससे हुआ? सर मेरा लेना देना, खाना पीना, रहना ओढ़ना सब कुछ कराची से ही है। अच्छा, और पक्के कराचाइट हैं आप? पक्के कराची का हूँ मैं, और मेरे बड़े भी कराची से ही थे। उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ है सर मेरा। अच्छा। और ऐसा मामला है कि स्कूल मेरा कराची में ही हुआ, कॉलेज कराची में रहा। अच्छा। कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। अच्छा। तो सर बस सब चीज़ें कराची में रहीं। फिर किस स्कूल का सितारा रहे थे आप? सर मेरे स्कूल का नाम था हैरो ग्रामर, क्योंकि मैं बड़ा शरारती स्टूडेंट था। अच्छा। तो साल 2 साल से ज़्यादा मैं टिक नहीं पाता था, हर स्कूल से निकाल दिया जाता था। राइट। तो क्लास 9th में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पेपर्स के करीब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छा। तो मैं उस्मानिया स्कूल में था उस टाइम पे। अच्छा। तो उस टाइम जब मुझे निकाला गया तो पेपर्स बहुत करीब थे, कोई एडमिशन नहीं दे रहा था। अच्छा। तो सिफारिश पे जो गली मोहल्ले का एक स्कूल हमारा था, अच्छा, उधर ही एडमिशन मिला, वहीं से मैंने मैट्रिक किया फिर। अच्छा, राइट राइट। तो सर तो ये तो आपकी गली अच्छी है कि उसमें एक ही स्कूल था, वरना आजकल तो हर एक गली में 10 स्कूल होते हैं। सही, लेकिन हैरो ग्रामर स्कूल अब तो बंद हो गया अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन। बट ये पोजीशन होल्डर स्कूल भी रहा है। अच्छा। था तो गली मोहल्ले का, बट पोजीशन भी आई थी इस स्कूल की एक बार। वो मिसाल तो नहीं थी अंधों में काना राजा वाली? सर ये तो मैं नहीं कह सकता। राइट। लेकिन आप राजा बन के निकले वहाँ से? सर वहाँ से सारे राजे निकले हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे बैच के जितने लड़के थे सब राजा तो थे। हम अपने टाइम पे भी राजे थे और अभी भी राजे ही हैं सारे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर मैट्रिक आपका किस ग्रुप से हुआ? सर मैंने प्री मेडिकल से मैट्रिक किया था। अच्छा, बायोलॉजी से? बायोलॉजी से। राइट राइट। और फिर उसके बाद मैं प्री इंजीनियरिंग में चला गया। अच्छा, इंटर में आपने प्री इंजीनियरिंग? फिर इंटर में प्री इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि ना मेडिकल ना इंजीनियरिंग। अच्छा। फिर मैंने कॉमर्स कर ली सर। अच्छा। फिर मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। राइट राइट। और फिर बीकॉम करने के बाद मुझे कन्फ्यूजन रही तो मैंने बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लिया। अच्छा। फिर मुझे कन्फ्यूजन रही तो पाकिस्तान मरीन एकेडमी से मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए। मारीपुर से? मारीपुर से सर। राइट। और उसके बाद मैंने सीडीसी अप्लाई की और साथ में जो है मेरा डिप्लोमा भी चल रहा था मैकेनिकल में। राइट। और सर फिर इसी तरीके से बहरहाल मैंने इन शॉर्ट ये कि फिर इन दी एंड अपना बीकॉम कंप्लीट किया। राइट। बहुत ही रोते धोते रगड़ते सप्लियाँ देते राइट राइट। तो उसके बाद बहरहाल मेरा ताल्लुक टोटल इंजीनियरिंग से ही रहा। लेकिन ओके। तो उसके बाद आपने जो परसू किया वो इंजीनियरिंग को किया? जी सर ये तो एडमिशन ले लिया था बीकॉम में, क्योंकि सारे दोस्त उसमें ही ले रहे थे। राइट। फिर बीएससी में ले लिया किसी वजह से। राइट। और फिर उसके बाद लेकिन मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो अल्लाह जनासिब करे मेरे वालिद साहब को, उनकी अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग।
तो मैं उन्हीं के साथ मैट्रिक के ज़माने से ही काम कर रहा था। राइट। सो वाज ही एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? ही वाज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा। और उनका ताल्लुक मर्चेंट नेवी से रहा। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो आपने मरीन एकेडमी का कहा तो कुछ थोड़ा मैं पूछने वाला था कि आपने मर्चेंट नेवी में भी कुछ खिदमत की या? जी, मैंने 6 मंथ सेल किया है मर्चेंट नेवी में भी। राइट। और एज एन इंटर्न किया या कैडेट किया सर? अच्छा, एज अ कैडेट। जी, एज अ डेक कैडेट मैंने किया। राइट। और फिर उसके बाद मेरा क्योंकि अपना ही काम था और बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, राइट, तो मैं फिर अपने बिजनेस में ही तो रहा। वो यूनिफॉर्म आपको सूट नहीं किया, पसंद नहीं आया? सर बहुत सूट किया और मैं बड़ा मिस भी करता हूँ। और मेरे जो बैच मेट्स थे आज माशाल्लाह से सारे अच्छी पोस्ट्स पे हैं, पहुँचे हुए और हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स होते हैं दोस्तों से। बट आई ग्लैड कि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। राइट, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो आपने ये तो आपका ग्रेजुएशन हो गया, आप तो दो ग्रेजुएशन आपके हुए? नहीं सर, मैंने पास आउट एक ही किया। मैंने अच्छा, पास आउट एक किया। आप एक साल में शो भी नहीं कर सकते जी ना? तो हाँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। बट मैं बहुत श्योर था खैर बचपन से ही कि मुझे जाना मरीन एकेडमी में ही है, मर्चेंट नेवी में ही जाना है। राइट। बट फैमिली की तरफ से थोड़े प्रेशर्स थे कि भाई स्टडीज़ पूरी करो। राइट। तो उसमें हम देखते हैं कि आप जब आगे फील्ड में आए तो आपकी फील्ड बिल्कुल चेंज थी जी। एक ख़ास एरा पूरा करने के बाद। अच्छा, उस एरा से पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने इंजीनियरिंग की जो फील्ड थी उसको इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, आपने यूज़ किया उसे? सर आपके पाकिस्तान के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने किए हैं, जिनमें से आपका MCB टावर है, आप बोल सकते हैं। अच्छा। IH चंडीगढ़ रोड पे ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जब कंस्ट्रक्ट हो रही थी। जी जी। तो इसका इलेक्ट्रिक का पूरा काम अल्हम्दुलिल्लाह, इसके पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल HT-LT पैनल्स हो गए, इसके ट्रांसफार्मर्स हो गए, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने किए। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी के मैंने काफ़ी काम किए हैं। अच्छा। PF के मैंने काफ़ी सब स्टेशंस बनाए हैं और पाकिस्तान आर्मी के मैंने काफ़ी काम किए हैं। ओह ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो बहुत, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत रहा है, खाली इलेक्ट्रिकल ही। हैवी प्रोफाइल है आपका उसका? जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टिल मेरी कमांड अगर कोई बोलता है तो मैं कहता हूँ कि पूरी ग्रिप अगर किसी काम पे है तो वो इंजीनियरिंग ही है। ग्रेट ग्रेट। तो आप हम जब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल जर्नी की, तो आपका स्टार्ट इंजीनियरिंग से ही हुआ। जी सर। लेकिन वो क्या ऐसा चेंज था कि जिसने आपको, आपकी फील्ड को चेंज करवा दिया, या जिसे आप कहें कि उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आया? मुकम्मल तब्दीली तो हम नहीं चाहेंगे कि आए, क्योंकि मुकम्मल तब्दीली से बहुत मुश्किल हो रही हैं। थोड़ी बहुत अगर तब्दीली कोई आ रही है तो वो जो तब्दीली आई वो क्या आई? क्योंकि नाजरीन, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि हुसैन अली का जो ताल्लुक़ है वो मेन स्ट्रीम से इस वक्त काम करने वाले लोगों में नहीं है। हुसैन अली का ताल्लुक़ मेन स्ट्रीम से एक आला दर्जे पर है। ही इज़ अ स्पेशल पर्सन, और वो मोटिवेशन है और लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो कभी ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। एक इंसान के जिसके पास हर चीज़ अवेलेबल हो और उससे अचानक वो चीज़ ले ली जाए और फिर उससे कहा जाए कि अब काम करें, तो उसकी क्या लाइफ होती है। और एक वो इंसान के जिसको पैदाइशी तौर पर वो चीज़ नहीं मिली और फिर उसे काम के लिए सामने लाया जाए, उसमें क्या फ़र्क होता है, वो आप हुसैन अली से आज जानेंगे। हुसैन अली वो क्या चीज़ थी ऐसी जिसने आपको इस तरह से, आपको एक पॉजिटिव, एक खूबसूरत चेंज दिया? सर मैं पर्सनली समझता हूँ कि पॉजिटिविटी ना आपके अंदर खुद ही होती है। राइट। या आपको अपने आप से लड़के पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। बिल्कुल। वरना जो डिप्रेशन के लिए तो हज़ार रीज़न्स हैं। आपने तब्दीली की बात की, यही काफ़ी है अभी ख़ुदकुशी करने के लिए। लेकिन जो है अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए अकल की भी ज़रूरत है ना, कि अगर अक्लमंद इशारे से भी फ़ायदा ले तो। सही बात है। तो हम देखते हैं कि आपका, जब हम बैकग्राउंड देखते हैं, आपका मीडिया में बहुत काम है माशाल्लाह से, और आप इस वक्त भी मीडिया को एक बड़े होल्ड अंदाज से देख रहे हैं। ये जो एक अपेरेंटली जो एक तब्दीली आप में आई, ये कब हुआ और क्या सबब था,
कोई ऐसी चीज़ थी जो नहीं करनी चाहिए थी, वो हुई जिसकी वजह से आप में ये तब्दीली आई? नहीं सर, देखिए मैं बाय बॉर्न एक्टर हूँ, मैं कह सकता हूँ। मुझे एक्टिंग का, लोगों को जैसे होता है ना क्रेज़ होता है, मैं एक्टिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक था। अच्छा, बचपन से मुझे एक्टर ही बनना था। हाँ, मुझे पता था कि मैं ना प्लानिंग्स बहुत बनाता था जब छोटा था। अच्छा। तो मैं कहता था चलो मैं एक्टर बन जाऊंगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, तो उससे मैं सब कुछ कमा भी लूँगा, सब हो जाएगा। तो मुझे एक्टिंग का शौक था। तो लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैंने जैसे बताया, मैं अपना बिज़नेस में ही लगा हुआ था। 20-21 साल की मेरी उम्र होगी 2005 में। ना आपने बता दी उम्र के 2005 में 20-21 के थे तो अभी 35-40 तक पहुंचने वाले। जी नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 35 है इस टाइम पे एज जी। तो मैं जब 20-21 साल का होऊंगा, आई थिंक 2005 में, उस टाइम पे भी मेरे अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, अपना काम चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अचानक ही एक बार एक मॉल में शॉपिंग करते हुए मेरे अब तो मेरे वो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, उस टाइम पे वो कोरियोग्राफर थे, वो मुझे मिले। उन्होंने कहा यार मैं एक शो करवा रहा हूँ, रैप शो है, तो आप मॉडलिंग करेंगे? अच्छा। मैंने कहा नेकी और पूछ भूखे को खाना दे रहे हो भाई, हाँ, बताओ कब आना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मुझे अपना नंबर दिया। अच्छा। तो मैं फिर उनसे मिलकर, फिर मुझे वेडिंग एशिया 2005 मिला। अच्छा। और उसका वो पाकिस्तान का पहला बड़ा शो था जिसके अंदर इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर्स आ रहे थे। अच्छा। और एक बड़ा टीवी चैनल ARY डिजिटल, अच्छा, उसकी कवरेज भी कर रहा था। इतना बड़ा शो मिल गया मुझे पहली बार ही, तो मुझे बड़ा मज़ा आया करने में। फिर उसके फ़ौरन बाद ही, शो के फ़ौरन बाद मैगज़ीन में मेरी पिक्चर्स वगैरह आई, एप्रिसिएशन मिली। स्टार्ट एज अ रैम्प मॉडल हुआ, फिर ऐसे करते करते मैंने 22 रैम्प शोज़ किए हैं। अच्छा। जिसमें बड़े रैम्प शोज़ जिनके मतलब आज भी लोग जानते हैं उसको, कि बॉम्बे रॉकर्स जब कराची आए थे, अच्छा, तो उनके साथ मैंने रैम्प शो किया था, आतिफ असलम के साथ किया। अच्छा। तो वो एक ट्रेंड हो गया था कि सिंगर गाना गाएगा, मॉडल्स जो हैं वो रैम्प शो करेंगे। तो वो एक उस ज़माने के हमने मॉडलिंग की। फिर वो मिस्टर पाकिस्तान वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बने थे कि नहीं? सर मिस्टर न्यूयॉर्क बना था मैं एक बार। अच्छा। और मिस्टर न्यूयॉर्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिस्टर न्यूयॉर्क का जो कैलेंडर था उसका फर्स्ट प्राइज़ भी मुझे मिला था। ग्रेट, 2007 में। राइट। वो तस्वीरें ज़रा शेयर कीजिएगा हमसे ज़रूर, ताकि हम अपने चैनल पर अपने नाजरीन से भी इस खूबरू नौजवान की वो तस्वीरें जो है वो शेयर करें। सर अच्छा, इसको तो आपने मॉडलिंग को फिर आपने अपनी फील्ड का हिस्सा बना लिया? सर मॉडलिंग को फील्ड का हिस्सा ऐसे बनाया कि मैंने जैसे कि बताया, मुझे एक्टिंग का ही शौक़ था जी। और मॉडलिंग में ख़ास करके लड़कों के लिए परेशानियाँ होती हैं। 10 किस्म की होती हैं और बहुत खतरनाक परेशानियाँ, बड़ी खतरनाक परेशानियाँ होती हैं सर। तो वो परेशानियाँ जो हैं, हम तो कराची के लड़के हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। हाँ, उसके लिए हमें किसी और मुल्क जाना पड़ता। तो हमने कहा कि यार एक्टिंग में जाने के लिए मॉडलिंग का रास्ता अच्छा है, बट मॉडलिंग का अपना रास्ता खतरनाक है। बट इसी में मुझे फिर एक टेलीफिल्म मिल गई, फिर मुझे दूसरी टेलीफिल्म मिली, तीसरी मिली, तो फिर मैंने 3 टेलीफिल्म्स की। उसके बाद फिर मेरे साथ ये एक्सीडेंट का मेरा मामला हुआ एक, तो मैं आगे मज़ीद उसको मीडिया से जो है फिर मैं काफ़ी टाइम के लिए आउट ही हो गया। फिर पाकिस्तान में नहीं था, फिर मैं चला गया था। तकरीबन 10 से 11 साल का अरसा मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारा। फिर अब जब मैं वापस आया तो मैंने देखा काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अब मैंने फिर नए तरीके से स्टार्ट किया। तो अब मुझे समझ में आई कि यार खाली अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए हम ज़रूरत बन सकते हैं। इस टाइम पे सोच चेंज हो चुकी थी लोगों की, क्योंकि एज भी चेंज हो चुकी थी। तो एक्सपीरियंसेस आ चुके थे। तो अब ये सही टाइम था कि अपने एक्सपीरियंसेस को मैं पाकिस्तान में यूटिलाइज़ करूं। और तो आप कहाँ पर, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, आपका एक्सीडेंट क्या था, वो क्या हुआ था? सर मेरे मल्टीपल एक्सीडेंट्स हुए और उसके बाद फिर मेरे जो है कुछ डायग्नोसिस ऐसे आए कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी में वीकनेसेस आना शुरू हो गई, जो कि स्टिल अभी भी आ रही हैं। और
अभी मेरे डायग्नोसिस स्टिल पूरे कंप्लीट नहीं है। राइट। तो मैं भी कह नहीं सकता हूँ कि क्या है सारे मामला। सो वाज दैट अ कार एक्सीडेंट और सम अदर एक्सीडेंट? बाइक एक्सीडेंट सर, मोटर बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। राइट। तो उसके बाद आप 8-10 साल आप कह रहे हैं मुल्क से बाहर थे? जी, उसके बाद मैं तकरीबन जो 11 साल का अरसा मैं बाहर रहा हूँ। तो एक्सीडेंट होने के बाद मैं गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी जी, तो अब फिर वैसे भी मुझे पाकिस्तान आना ही था। राइट। तो अब मैं फिर आके मैंने कहा ठीक है, अब मैं आया तो मैं यहाँ से जाने की नीयत से ही था, मगर कुछ मामलात हुए तो मैंने कहा आई थिंक कि अगर मेरी ये खुशकिस्मती होगी कि मैं सर्व कर सकूँ कुछ टाइम, तो अभी मैं फ़िलहाल सर्व करने की कोशिश ही कर रहा हूँ। जो अपनी मट्टी को दे रहे हैं, जो दे रहे हैं सर, जो कर सकते हैं, जिसका ख़मीर है उसी को दे रहे हैं आप, माशाल्लाह से। तो ये जो इस वक्त भी आप कह रहे हैं कि एक तरह से एक यूँ समझें कि एक सोच जो है वो चल रही है, इस वक्त भी आपके जहन में ये चीज़ें होंगी कि जो डायग्नोज हो रही हैं चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। आपके लिए रुकावट बना ये? डिप्रेस हुए आप इससे? अगर डिप्रेस हुए तो उस डिप्रेशन को आपने दूर कैसे किया? क्योंकि माशाल्लाह से हम जब देखते हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिवली आप काम करते हुए नज़र आते हैं, चेहरे पर आपके हर वक्त माशाल्लाह से मुस्कुराहट होती है, कभी बसोरा हुआ चेहरा आपने आपका नहीं देखा। जब भी बात हुई बड़ी हंसी खुशी हुई है। थैंक यू सर, अगर ऐसा है तो सर देखिए, डिप्रेशन ना सभी को आ जाता है, और ख़ास करके अगर आप चल रहे फिर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड बताया, या मेरा जो मर्चेंट नेवी का बैकग्राउंड था, तो एक लड़का जो 50 फीट की पोल पे चढ़ के, जहाँ से स्विमिंग पूल इतना सा दिखता है, वहाँ से कूद के जो है अपनी कह लें कि एक्सपर्टीज़ दिखा रहा है, वो बंदा व्हीलचेयर पे आ जाए तो ऑफ कोर्स डिप्रेशन में तो आएगा। बट ये है कि आपके अंदर जो है स्पिरिट होना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। यू टुक इट एज अ चैलेंज? ऑफ कोर्स सर, चैलेंज तो है ये। उसको सॉल्व कैसे किया आपने? वो जो डिप्रेशन से आप निकले, ख़ुद को कैसे निकाला? ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होंगे, यकीनन होंगे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके होंगे, लेकिन उनके लिए आप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बनेंगे। सर देखें, अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो मैंने जो निकाला वो स्पेसिफ़िकली मेरे लिए होगा कि मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि ये मुझे पसंद थी। बिल्कुल। मे बी मुझे मूवीज़ पसंद थी तो मैं मूवीज़ देख देख के बाहर निकल गया। मे बी मुझे इस्लामिक हिस्ट्रीज़ का शौक़ होगा तो मैं वो वीडियोस देख देख के बाहर निकल गया। तो आपको जिस चीज़ का शौक़ है, आप बग़ैर किसी की सुने अपना वो शौक़ पूरा कीजिए, और अपनी ज़िंदगी अपने शौक़ के मुताबिक गुजारिए, हद में रहते हुए, क्योंकि हद जो है हर चीज़ में ज़रूरी है। बिल्कुल। लिमिटेशन तो वो हमारा जो निज़ामे कायनात है वो भी हद के अंदर ही चल रहा है। अगर हद से बाहर हुआ तो क़यामत हो जाएगी फिर तो। हर चीज़ में हद, सूरज चाँद सब अपनी हद में चल रहा है। बिल्कुल सर। तो आप अपने हद में रह के, लिमिट्स में रह के अपने शौक़ को पूरा कीजिए, और यही बेस्ट वे है जिससे आप जो है किसी भी डिप्रेशन से निकल सकते हैं। बाकी एक मैं अच्छा बोलूं कि ना बोलूं, उन्हें बहरहाल एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कहा कि मुसलमान को डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा कि इन्होंने गलत कहा है। मुसलमान को तो डिप्रेशन होता है, लेकिन फिर मुसलमान को तवक्कल अल्लाह चलना होता है उस डिप्रेशन से निकलने के लिए। उसके पास सोल्यूशन भी आ जाता है। सोल्यूशन आ जाता है, बिल्कुल। तो डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन एक सिचुएशन है जो कुछ वीक्स की होती है, कुछ मंथ्स की होती है, कुछ ईयर्स की हो जाती है, लेकिन इससे आपको निकलना होता है बाहर। और वो लाई नहीं जाती, वो खुद ब खुद आती है। खुद ब खुद आती है, बिल्कुल ऐसे है। मेंटल हेल्थ सर एक बहुत अहम सब्जेक्ट है, बिल्कुल, जो कि जितना ज़रूरी है उतना ही गैर ज़रूरी हुआ है हमारे माशरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे भी है कि बात और काम लोगों को करने चाहिए। बिल्कुल। अदरवाइज वो मेंटल हेल्थ अगर कोई मसला बयान करता है तो उसे पागल कहते हैं। पागल कह देते हैं, बिल्कुल। इवन अगर किसी से कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट से मिलना है
तो वो यही कहते हैं ये शायद मुझे पागल समझ रहे हैं जब भी ये मुझे लेकर जा रहे हैं इनके पास। सर मजे की बात ये है कि लोग साइकेट्रिस्ट को तो प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, क्या मसला है, कहते हैं पागलों का डॉक्टर। पागलों का डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, पागल खाने, डॉक्टर हॉस्पिटल को भी पागल खाना ही कहते हैं कि पागल खाने जा रहे हैं। ऐसा ही है, तो ये बहुत बहुत गलत है और बहुत शर्म की बात है किस तरह के अभी भी मेंटलिटी बाकी है लोगों में, क्योंकि ये एक सिचुएशन है। और आप देखें अब हमारे यहाँ घर घर ये सिचुएशन है, बिल्कुल घर घर डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हम लोगों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, करना चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए, काम करना चाहिए। तो आप व्हील चेयर यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको चैलेंजेस तो होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्हील चेयर पे नहीं की जा सकती। सर देखिए, मैं जो काम मैं करता था तमाम, उनमें से चंद छोड़ के ज़्यादातर तो व्हील चेयर पे नहीं की जा सकती। राइट, ठीक है, तो जाहिर है चैलेंजेस तो भरपूर हैं, बट व्हील चेयर इज़ अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। इस बात को समझने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, और शायद मैं ना समझ पाता अगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहसिन कह लें, जावेद रईस साहब नहीं होते, या उनका एक इदारा डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से ये नहीं होता, तो मुझे ये मैं यही कहना चाहता हूँ सबको कि देखें लाइफ में ना कोई भी सिचुएशन आ जाए, बिल्कुल, तो आपने जब तक चलते रहना है जब तक आपको मौत ना आ जाए, बिल्कुल, और ख़ुद को तैयार रखना है हर सिचुएशन के लिए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो बुजुर्ग कहते थे ना कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें। सही बात। तो वो कभी अंधेरा होता है, कभी रोशनी होती है और यहाँ हम जैसे कहते हैं कि किसी को अल्लाह पाक लेके किसी से आजमाता है और किसी को देकर आजमाता है। मीडिया में तो अभी भी आपका इंटरेस्ट है माशाल्लाह से, इतना प्यारा आपने स्टूडियो को भी सेट किया हुआ है। और नाज़रीन, आज हम DWA के स्टूडियो में, जिसको हुसैन ने माशाल्लाह से सेट किया हुआ है, वहाँ मौजूद हैं और इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्टूडियोज़ में से एक स्टूडियो है जिसको हुसैन ने सेटअप किया हुआ है। हुसैन, आप मुझे ये बताइए कि मीडिया में अब किस तरह से आप इन्वॉल्व हैं? आपका शायद यूट्यूब चैनल भी है एक जो इदारे के साथ आप मिलकर चला रहे हैं। सर हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है विंग्स ऑन व्हील्स टीवी, वाओ टीवी के नाम से है। वाओ टीवी, तो वाओ टीवी का किसी एक NGO से ताल्लुक़ नहीं है, राइट, इसकी एसोसिएशन DWA से है, राइट, बट वी आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान, right, we are working for Sindh, we are working for Karachi, we are working for disabilities and everybody, right. we are working on every issue, current affairs भी कर रहे हैं, entertainment भी कर रहे हैं, news भी कर रहे हैं, right, तो ये सर हम सबके लिए काम कर रहे हैं। बट यस के डिसेबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है, right. तो हम जो कोर सब्जेक्ट है वो डिसेबिलिटी स्पेशलिटी है हमारी। हम ये चाहते हैं कि जो चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं वो कम से कम मिनिमाइज़ कर दें, उनको कम से कम जितना एकोमोडेट हम कर सकते हैं अपने तवज्जुह से वो कर दें, और जो मुसीबतें परेशानियां हम लोगों ने उठा ली वो मज़ीद और लोगों को ना उठाने दें। तो आप उस पर एक प्रोग्राम करते हैं, शायद आपका एक है मीट द नेशन के नाम से, उसे हुसैन जो है वो होस्ट करते हैं। और नाज़रीन आप भी देखिएगा, वो चैनल आप सब्सक्राइब भी करें, वाओ टीवी के नाम से, विंग्स ऑन व्हील्स यानी पहियों पर। तो वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैंने तो किया हुआ है, आप भी सब्सक्राइब करें और उसमें देखें कि माशाल्लाह से आपको कितने बड़े बड़े स्टार्स नज़र आते हैं, वो स्टार्स जिन्हें शायद अभी तक कोई सामने नहीं लेकर आया, उस हुसैन और DW इस तरीके से सामने लेकर आ रहे हैं। अच्छा हुसैन, आप काम करते हैं पूरा दिन, आपको मैं देखता हूँ कि जब भी आपसे बात होती है आप बिज़ी होते हैं ज़्यादातर, थक भी जाते होंगे, मेंटली भी बंदा थक जाता है ना। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? सर मैं एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ देखता हूँ सर। अच्छा, मूवीज़ कौन सी देखते हैं? सर मैं कमर्शियल मूवीज़ होती हैं या आर्ट मूवीज़ होती हैं? सर आर्ट मूवीज़ मैं बिल्कुल नहीं देखता। अच्छा। और मुझे जो है बस कमर्शियल मूवीज़ का ही शौक़ है। अच्छा, तो कौन सी कोई मूवी है जो आपकी पसंद है, पाकिस्तानी या हॉलीवुड की कोई मूवी हो? सर काफ़ी मूवीज़ पसंद है मुझे, बट ये है कि मेरी कोई चॉइस नहीं है। हाँ, ऐसे कि मैंने ये देखनी है लगी हो उस वक्त कि ये अच्छी है, वो कोई ऐसी है? सर देखें, मैं यूट्यूब खोलता हूँ और जो मुझे टाइटल अच्छा लगता है मैं देख लेता हूँ। रिसेंट कौन सी देखी थी?
पाकिस्तानी या हॉलीवुड की कोई? सर मैंने इत्तेफाक से पाकिस्तानी और हॉलीवुड की दोनों ही नहीं देखी। अच्छा नाज़रीन, इस सवाल पे मैं अपने गेस्ट को फंसा देता हूँ। हाँ। अच्छा, तो वैसे हम बड़े पेट्रियाटिक बनते हैं, सॉरी टू से, बट यूट्यूब पे जाके हमारी सारी पेट्रियासी वो मोहब्बतें किसी और के लिए होती हैं, कहीं और चली जाती हैं, सॉरी टू से। बट यस के पाकिस्तानी मूवीज अब बहुत अच्छी बन रही हैं। पहले भी अच्छी थी, पहले भी अच्छी थी, बीच में कुछ मामला आए और इवन मैंने जो टेलीफिल्म्स की वो ऐसी बनी कि मैं खुद नहीं देख पाया। अच्छा, तो टाइम नहीं होता ना सर, बनी इतनी बुरी थी। अच्छा। तो जो है अब कैलिबर चेंज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई विश के पाकिस्तानी मूवीज इतनी अच्छी हो जाए। नहीं, आप पुरानी फिल्में उठाकर देखें, बहुत बड़े बड़े हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी मूवीज़ आप उठाकर देखें। आप वहीद मुराद, शाहिद और मोहम्मद अली, शबनम, ज़ेबा, निशो, इनकी मूवीज़ उठाकर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। सर मैं ज़रूर, आपने रिकमेंड किया है, मैं ज़रूर देखूंगा पुरानी मूवीज़ पाकिस्तान की, और ख़ास करके अपनी गलती सुधारूंगा मैं ये। बिल्कुल। और शाहिद साहब के साथ तो मैंने काम भी किया है। अच्छा, ग्रेट माशाल्लाह से। ग्रेट। तो कैसा रहा उनके साथ काम का एक्सपीरियंस, कैसे लगे सर आपको? बहुत अच्छे टीचर हैं। आप उन्हें कैसे लगे ये भी बताइए। सर मैं उन्हें ऐसा लगा कि जब मैंने उनके साथ एक टेलीफिल्म की, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया किस तरह होगा, क्योंकि कई सालों के बाद वो भी उनकी पहली ही कोई वो बीच में बहुत वक्फा दिया, वो यूके चले गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक कहीं यूके, आई एम नॉट श्योर, शायद अमेरिका, आउट ऑफ कंट्री थे, आउट ऑफ कंट्री थे एनीवे। तो उनका भी वो पहला प्रोजेक्ट था और मेरा भी। तो वो मेरे फादर का रोल कर रहे थे। अच्छा। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे मतलब हिंट्स दी, और मेरी भी क्योंकि पहली टेलीफिल्म थी वो, मुझे एक्टिंग का शौक़ तो बहुत था, बट उन्होंने बताई मुझे कि क्या अच्छा टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, वो बताई सारी के। और आपको ये पता था कि ये शाहिद हैं? सर मैं पहले माजरत के साथ मैं समझा ये शायद नदीम है, क्योंकि मैं अच्छा, हमारे यहाँ ये रिजेम्बलेंस है बहुत, जी बहुत रिजेम्बलेंस है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ ये बहुत गलत है कि हमें अपने इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होता, ख़ास तर से जो मेरी एज के लोग हैं, मेरे एरिया वाले, तो हम लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जानते। तो हमें एक मोहम्मद अली साहब का पता था, एक नदीम साहब का पता था, या आप 2-3 नाम और ले लें, लेकिन शाहिद साहब का मुझे नहीं पता था कि ये भी हमारे लेजेंड हैं। बिल्कुल। बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। उनके बेटे को तो कामरान शाहिद को अब सब जानते हैं, लेकिन शाहिद साहब कौन है ये हमें नहीं पता था। राइट। तो और ये पहली मुलाकात जो रही, इसीलिए मेरी बड़ी गड़बड़ हो गई कि मैं समझा ये नदीम है। अच्छा। तो मैंने कहा शायद नदीम को निकनेम शाहिद बोलते होंगे, शाहिद सर सब कह रहे हैं। तो बहरहाल सर फिर मैंने उनसे माजरत की थी इस बात के ऊपर, और उनको भी ये बात अच्छी लगी थी कि मैंने उनसे उनको बता दिया सच कि मैंने नहीं पहचाना, कि मैंने नहीं पहचाना। और सर उनसे बहुत सीखने को मिला। फिर उन्होंने एक सोप सीरियल कर रहे थे, जिसकी पूरी शूटिंग यूके में ही होनी थी। जी जी। उसके लिए उन्होंने मुझे बड़ा लीड रोल दिया था। राइट। लेकिन मैं अपने एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं कर सका था। राइट। तो ये केस रहा आपका शाहिद के साथ? जी सर, शाहिद सर से बहुत सीखने मिला, बाबर अली सर से बहुत सीखने को मिला। मेरे टीचर्स में से एक हैं। आगा शिराज ने मुझे कॉमेडी में बहुत हेल्प की है। राइट। उन्होंने मुझे सिखाया। राइट। बाबर अली तो आजकल अपना चैनल पर होस्ट भी कर रहे हैं, प्रोग्राम शो को होस्ट कर रहे हैं। ये वही मोहम्मद बिन कासिम वाले? जी जी सर, बिल्कुल हमारे एक ही लेजेंड हैं बाबर अली साहब, और बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। राइट। और इसके अलावा आगा शिराज भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आगा शिराज बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, पीटीवी के एक्टर रहे हैं वो, पीटीवी के एक्टर हैं, और उन्होंने पीटीवी एसटीएन सब पे ही मेरे ख्याल से काम किया। स्टार्ट उनका पीटीवी से ही है, एकेडमी के तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने पीटीवी का जो एक पानी है वो पिया हुआ है। तो वो जो पीटीवी का पानी नाजरीन पी ले तो वो तो समझे कि मीडिया की फील्ड में वो उसकी हयात जो है वो लंबी हो जाती है। और जैसा अभी हुसैन ने कहा कि शाहिद को पहचान नहीं पाए थे,
कामरान शाहिद की उन्होंने बात की, तो कामरान शाहिद की पहचान जो है शायद वो शाहिद हैं, शाहिद साहब जो थे हमारे लेजेंडरी एक्टर्स में से, लेजेंडरी आर्टिस्ट में से। अपने दौर की खूबसूरत आंखें थी शाहिद साहब की, और उनमें और नदीम साहब में बहुत रिजेम्बलेंस थी, लेकिन बहुत शाहकार मूवीज़ शाहिद साहब ने दी हैं। हमारे उस दौर के जो भी हमारे लेजेंड रहे हैं, वहीद मुराद, शाहिद, मोहम्मद अली, नदीम साहब, जिनका अभी हुसैन ने कहा कि शायद मैं समझा कि इनका निक नेम शाहिद है, जबकि नदीम का अपना नाम जो है वो मिर्ज़ा नज़ीर बेग था। अच्छा। फिर नदीम तो शोबिज़ में उनका नाम पड़ गया, लेकिन यह है कि वो अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने पहचाना नहीं था, और उसके बाद फिर उन्होंने उनसे बात भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स दिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके अलावा किस किस लेजेंड के साथ आप काम कर चुके हैं? सर मैंने इन 3-4 के साथ ही किया, क्योंकि मैंने टोटल 3 ही टेलीफिल्म्स की हैं। राइट। बाकी मेरा मॉडलिंग से जो ताल्लुक़ रहा वो एक अलग था। मॉडलिंग में किससे मुतासिर थे? सर मुतासिर में मॉडलिंग में तो किसी से भी नहीं था, क्योंकि मुझे करनी भी नहीं थी, मुझे तो एक्टिंग ही करनी थी। राइट। तो बस ये था कि मैं करता था, अच्छा ये विनी है, हाँ नाम अच्छा। सुना है, अच्छा मैं विनी के साथ काम कर रहा हूँ, अच्छा ये है, तो ये वाला हिसाब किताब था। राइट। और मेरे अंदर एक कह लें कि पता नहीं कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है ये। राइट। तो मुझे लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे, यार तुम इसके साथ काम कर आगे हो, सादिया हुसैन के साथ काम कर लिया तुमने। बिल्कुल। ये या विनी का आपने नाम लिया, विनीजा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। लेकिन मेरा क्या है कि थोड़ी सी मेरी ना ये गलती है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी एक चीज़ की, लेकिन वो चीज़ मैं कर रहा था। राइट। और ये चीज़ से मैंने बहुत नुकसान uठाया। राइट। अगर आपको पता हो कि ये विनी है और आप उसके साथ काम कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर है अपनी प्रिपरेशन करके काम करेंगे। बिल्कुल। जब आपको पता ही नहीं है कि आप काम जिससे कर रहे हैं, आपको इतना बड़ा एक काम मिल गया है जो आप फिर इसका मतलब आप वो डिज़र्व नहीं करते। और इसके अलावा फिर ये भी होता है कि आपके सामने जो आपका सीनियर काम करने वाला है, वहाँ थोड़ी सी सुबकी होती है जब हम जानते नहीं उन्हें, और जब उनके काम को हम देखते हैं और हम कोई बात कर लेते हैं तो फिर हमें सुबकी होती है कि ये हमने क्या किया, क्योंकि ये तो इस फील्ड के मास्टर हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहें कि आपने शाहिद साहब के साथ, या अगर अभी इस दौर में भी आप बाबर अली की भी बात करें, बाबर अली को अगर नहीं पहचानते और बाबर अली के साथ हम उन्हें समझाने लग जाएं तो वो तो एक चिराग को, जो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही है सर, ये गलतियाँ हैं हमारी। तो ड्रामे वगैरह आप देखते हैं? सर अब तो टाइम ही नहीं मिलता, अब लोगों के मसले देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ड्रामों में भी मसले ही दिखाते हैं आजकल। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर, वो इतने ऐसे लेम मसले हैं कि देखने ही दिल नहीं चाहता, गैर अहम मसले लगते हैं। बिल्कुल। तो जो देखते थे ड्रामे वो कौन से थे? सर मैं तो बचपन के ड्रामे मुझे थोड़े बहुत याद हैं, जो धुआं, दश्त और इस टाइप के ड्रामे हमने देखे हैं। तो इनमें कौन सा अच्छा लगता है? अभी हम सफ़र ड्रामा जो लास्ट कुछ साल पहले आया, अच्छा, मैंने इसको बड़े शौक से देखा। अच्छा। फिर ये 2 टके की औरत वाला ड्रामा मैं देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में सर, हाँ मुझे तो नाम भी याद नहीं है इसका। अच्छा। बीच में ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा। कि इतना ज़्यादा रोना धोना, भाई फ्रेश करो आवाम को यार, कुछ अच्छा करो, क्या कर रहे हो? तो असल में उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए था उसको समझने के लिए। अब आप वैसे बिजी हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। ऐसे डिप्रेशन वाली चीज़ें समझ ही नहीं है ना। दैट वाज एक्चुअली द एंड वाज द एक्चुअल थिंग। सर वो कहते हैं ना कंज्यूमर राइट्स होते हैं, ठीक है, ये मेरा राइट है कि मुझे नहीं समझना। बिल्कुल, लेकिन लाइसेंस की फीस आप पीटीवी को देते हैं ना, आप ARY को नहीं देते। वो ARY या जियो जो है वो तो बेचारे खुद किसी ब्रांड से ले रहे होते हैं ना। सर ये 300 रुपये अगर मेरे बस में हो तो मैं कभी ना दूं पीटीवी को। अच्छा, आप ड्रामे वगैरह जो देखते हैं उनमें आपको कौन एक्टर कौन पसंद है? सर पुराने आप कह रहे हैं आपने जी नहीं, मुझे अभी रिसेंटली आप कह लें मायरा खान मुझे बहुत पसंद है, और उनके अलावा हमारी ये मैं सॉरी नाम भूल जाता हूँ। हाँ, आप कैरेक्टर बताएं। जी, ये हमारी महविश हयात मुझे बहुत पसंद है। तमगा इम्तियाज़ जिनको मिल चुका है, काश मैं देता हूँ उनको तमगा इम्तियाज़ अपने हाथ से। मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए नहीं पसंद कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है जी, वो वाकई में जो काम कर रही है ना, एक्टिंग के अलावा भी उनके सोशल सर्विसेज बहुत हैं, और डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही डिज़र्व करती हैं। आई डोंट नो कि लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है किसी को तमगा इम्तियाज़ मिल जाए। हम बिल्कुल उनसे कोई मसला नहीं है किसी को,
तमगा इम्तियाज़ के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो डिज़र्व करते हैं तमगा इम्तियाज़, उनको नहीं दिया गया, तो वो ज़रूर दिया जाए। उनसे किसी को कोई ग्रजेस वगैरह नहीं है। और आप जो तमगा इम्तियाज़ के लिए कहेंगे वो हम आपसे भी कहलवाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि शबनम को तमगा इम्तियाज़ मिले। उन्होंने एक बहुत बड़ी उम्र जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को दी और बड़ी तकलीफ़ का सबब बनती है ये बात। बहुत दुख होता है कि शबनम जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट को अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, तो उसके लिए हमें वर्किंग ज़रूर करनी है। मेल एक्टर्स में आपको कौन पसंद है? सर ड्रामों में? जी, ड्रामों में हमारे वैसे एक्टिंग अभी अली ज़फ़र काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे पाकिस्तान में। राइट। हाँ, उन्होंने स्टार्ट एक्टिंग से ही लिया हुआ था मेरे ख्याल से, सॉन्ग वगैरह बाद में उन्होंने शुरू किए थे। अली ज़फ़र ने तो मूवीज़ भी की हैं, मुझे अली ज़फ़र की एक्टिंग बहुत पसंद है। राइट। और अली ज़फ़र के अलावा कोई? सर अली ज़फ़र के अलावा हमारे पास फ़हाद मुस्तफ़ा हैं, माशाल्लाह से बहुत नाम है। राइट। वो तो अब ड्रामे आजकल नहीं करते मेरे ख्याल से, पहले करते। सर वो भी तो ड्रामा ही कर रहे हैं रोज़ाना। हाँ, वो तो आजकल जितवा रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन ये कि तो पहले पाकिस्तान भी एक अच्छा ड्रामा है, बड़ा खूबसूरत ड्रामा है। बहुत लोगों के उसने पोल खोल दिए, बहुत सारे। ये तो हम क्रेडिट देते हैं फ़हाद मुस्तफ़ा को और आमिर लियाकत हुसैन को कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने खोल के सामने कर दिया कि कौन कितने लेवल में है, कौन कितना मांगने वाला है। अच्छा, गाने सुनते हैं? सर गाने सुनता हूँ, आतिफ़ असलम को बहुत शौक़ से सुनता हूँ मैं। अच्छा, और फीमेल्स में? सर फीमेल्स में सच कोई मेरी पाकिस्तान की चॉइस नहीं है। अच्छा, हॉलीवुड की कोई है? नहीं, हॉलीवुड भी नहीं है सर मेरी। अच्छा, मैं FM सुनता हूँ सबसे ज़्यादा। अच्छा। FM जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं FM 106.2 सुन लेता हूँ। तो FM पे आपका पाकिस्तानी कंटेंट चलता है? जी, अब FM पे पाकिस्तानी ही चलता है सर। अच्छा, वो पाबंदी के बाद से चला होगा। राइट। तो उसमें आपको फीमेल्स में सिंगर्स का सच इतना पता नहीं है? सर इतना मुझे पता इसलिए नहीं है कि नाम तो पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन गा रहा है। राइट। तो पुराने भी कोई ऐसे सिंगर नहीं है जो आपको पसंद हो? जैसे पुराने नाहिद अख्तर थी या मैडम नूर जहाँ थी या? सर मैडम नूर जहाँ तो सभी को पसंद है, वो तो एक कहने की बात ही नहीं है कि वो ना पसंद हो। उन पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे नुसरत फ़तेह अली साहब हैं या हमारे आप कह लें कि मेहंदी हसन साहब हैं, तो इन लोगों का तो नाम लेना जो है ना, आई थिंक मैं अपने आप को इस लायक ही नहीं समझता कि मैं इनका नाम लूँ। इनका कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी बात में कहता हूँ कि यार मैं आतिफ़ असलम को सुनता हूँ क्योंकि वो सब सुना देता है। खाना शौकीन है खाने के? सर मैं खाने का शौकीन इस हद तक हूँ कि बस मैं सबसे ज़्यादा शौक़ से दाल चावल खाता हूँ। अच्छा। मूंग मसूर की दाल हो, चावल हो, पापड़ हो। अच्छा, प्योर वो मेमनी वाला जो? अच्छा, मेमन भी खाते हैं, ये मुझे पता नहीं। वो बड़ा पापड़ हो गए, चावल, और ये बहुत लाइक की जाती हैं मेमन्स में। तो वो कौन से आप मतलब दाल जो वो भुनवा या वो बड़ी लिक्विड? नहीं सर, हमारे यहाँ तो घर में एक मूंग मसूर की दाल बनती है। मैं बिल्कुल, मुझे कुकिंग का अता पता नहीं है कि कैसे होती है। नहीं, लेकिन अपेरेंटली एक जो भुनवा होती है वो खुश्क होती है। नहीं, और एक लिक्विड वाली होती है। लिक्विड वाली होती है। राइट। तो वही हम ताकि चावल पे डाल के खा सकें। तो बना लेते हैं, बना नहीं सकते खाना? सर मैं सैंडविचेस बहुत अच्छे बनाता हूँ। कौन से वाले? वो तो नहीं कि जो नीचे एक स्लाइस रखा उस पर पैटी रख दी फिर स्लाइस बन गया सैंडविच? सर हाँ, सैंडविच तो ऐसे ही बनता है। अच्छा, पकाने वाला नहीं? पकाने वाला सिस्टम नहीं है सर। चाय वगैरह, अंडा वगैरह? चाय बना लेता हूँ मैं, पूरा नाश्ता ज़बरदस्त बनाता हूँ सर मैं। अच्छा, तो किसी दिन खिलाएंगे हमें? सर आप जिस दिन बोलेंगे मैं आपको खिलाऊंगा नाश्ता। ग्रेट है। चलें, ये नाश्ता तो आज डन हो गया हुसैन से कि इनके साथ एक दिन हम नाश्ता ज़रूर करेंगे। एक दिन हुसैन के साथ हम करेंगे नाश्ते पर। और आप वैसे जो है बचपन में आपने कहा कि आप बहुत शरारतें करते थे, तो कैसे शरारतें कौन सी वाली थी जो आप करते थे? सर देखें, जिस तरह से उम्र बढ़ती गई, हाँ, तो शरारतों का कैलिबर भी बढ़ता गया। मतलब वो शरारत से आप शैतानी शुरू कर दी? शैतानियाँ शुरू हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बदतमीज़ी तक ये नौबत कभी नहीं आई। अच्छा। हमने बदतमीज़ी नहीं की कभी। हमारे या मेरी एज के जो लोग हैं
उनको मैं देखता हूँ कि हमने शरारतें बहुत की, बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन अब के बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ओवर हैं, बदतमीज़ हो गए हैं शायद। अच्छा, उसमें भी कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत असर उनके इर्द गिर्द का है, क्योंकि बच्चा खुद जो है वो तो एक उसकी मिसाल एक ऐसी होती पानी की तरह, आप जिस तरफ उसे लेकर जाएंगे वो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो शायद हमने उनको वो माहौल नहीं दिया इस दौर में कि जो चीज़ हमने अपने टाइम पर गुजारी, जिस तरीके से हम बड़ों के सामने पेश आते थे। कोई ऐसी शरारत आपकी है जो आप शेयर करेंगे, हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि बेस्ट शरारत थी है मेरी? बेस्ट इन द मीन्स के मतलब आप याद रखते हैं, इसको खुद भी हंसी आ जाती है जब सोचते हैं तो। सर मैं शरारतों में जो कह लें कि बेस्ट तो क्या बताऊं, बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। अच्छा। तो सर एक शरारत हमारी थी, थोड़ी सी क्यूट सी शरारत, कि हमारे टाइम पे एक बम पटाखा होता था पेटी बम के नाम से। अच्छा सर, जब वो फटता था तो वो बड़ा खतरनाक ही फटता था। कुछ वो ब्रम जो करता था, वो डब्बा जिस पे रखते थे वो तो कार्बेट होता था, थूक के हम उसको जलाते थे। हम बड़े शरारती थे। सॉरी सर, आपको शायद सेंसर करना पड़ेगा। आमिर लियाकत कुंडी पे थूकते थे, आप बम पे थूकते थे। अच्छा, नहीं हमने बड़ा थूक के बम फाड़े हैं, वो कार्बेट वाले भी, क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे। तो हम फल वाले के पास जाके उसको अपने टाइम पे 2 रुपए दे के बड़ा सा कार्बेट लाते थे, और उसको खूब डब्बे को हिला के 2 रुपए का आपका कार्बेट, और वो 200 बार पड़ जाता था। और आपका थूक तो फ्री, थूक फ्री और डब्बा भी फ्री। हाँ। किसी भी बच्चे का जो दूध का डब्बा होता है ना, वो टीन वाला, पीडियाश्योर ले लिया या इंश्योर का कोई डब्बा ले लिया। सर हमारे टाइम पे वो नीडो का ही होता था। अच्छा, तो या मेजी बेबी वाला। जी, तो हम उसी में बस कार्बेट फाड़ के खुश होते थे। राइट। तो लेकिन ये बम वाला जो है, ये कौन सा वाला था? सर ये पेटी बम था। अच्छा। तो हम ऑल्टर पेटी बम बनाते थे। एक तो पेटी बम खरीदते थे। अच्छा। उसके बाद उस पे थोड़ी सी और रस्सियां बांध के उसको ऑल्टर करते थे। अच्छा। तो एक बार हमने वो जला के जो है, एडवांस फॉर्म होती थी, एडवांस फॉर्म, और वो जला के एक आंटी हमें मोहल्ले में बहुत तंग करती थी। अच्छा। तो हमने जला के उनके दरवाजे के अंदर ऊपर से फेंक दिया। अच्छा। अब वो फिर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज़ आई, पता चला कि भाई किसी को हार्ट अटैक हुआ इनके घर में। और फिर हमें लगा कि अब हमें होगा, अब हमें होगा। तो सर बस थोड़ी सी ये कुछ, लेकिन वो ठीक हो गई थी आंटी पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हार्ट अटैक की भी एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, तो वो फंसाना चाह रही थी आप लोगों को। तो उन्होंने कहा कि हम एम्बुलेंस बुला के जरा करेंगे तो पता चलेगा किसने किया है। राइट। तो बहरहाल मतलब आपका बचपन में वास्ता भी एक्टरों से ही पड़ा है? सर कराची में मैं कहता हूँ जितनी एक्टिंग खवातीन कर रही है ना इस टाइम, अच्छा, या कह लें पूरे पाकिस्तान में, मैं कराची को क्यों बदनाम करूँ? खवातीन जो है ना वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। अरे वो पहले ही मेरे खिलाफ है सर। अच्छा। मैं तो इंटरव्यूज लेता हूँ तो बस मुझे काट के चलाने पड़ते हैं। अच्छा। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं उन खवातीन को सपोर्ट भी करता हूँ जो वाकई कुछ कर रही हैं। वो सिर्फ झाड़ू लेके नाच नहीं रही। वही तो ना, अभी आप काम करें, कुछ प्रोडक्टिव करें अपने माशरे के लिए। ग्रेट। नहीं, ये बड़ा मज़ा आया। वैसे ये जो बम की जो बात की, अभी एक नया नाम हमने दे दिया इसको, बम। तो ये शरारतें, ये बम पे तहकीक करनी होगी, ये कैसा होता था, शक्ल इसकी कैसी होती थी। एक वो होता था जो वो उसको माचिस के साथ यूँ लगा के फेंक देते थे और एकदम फटता था, चाइना बम था। हम उसको चाइना माचिस कहते थे हम उसको, है ना? तो बस चाइना उसमें भी आगे था काफ़ी। चाइना बहुत आगे था। लेकिन ज़्यादातर उसमें अगर 10 होते थे तो 9 जो है वो फुस हो जाते थे। एक चलता था, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चाइना की। अच्छा, आपने खाने में आपने कहा कि इतने ज़्यादा शौकीन नहीं है दाल चावल आपको, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने लाइफ में सोचा कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में 10 किस्म के फेजेस आते हैं? बिल्कुल सर, मैं तकरीबन 10 से 11 साल बाहर रहा हूँ। राइट। और मेरा काम की नेचर ऐसी थी कि मैं फैमिली से काफ़ी अलग ही रहना मुझे पड़ता था, क्योंकि मेरा साइट्स पे कभी कभी मुझे 3-3, 4-4 महीने के प्रोजेक्ट्स होते थे, तो मैं सिर्फ वीकेंड्स पे घर आ पाता था। राइट। तो मुझे ये बहुत कमी महसूस हुई कि मैं खाना बनाना सीख सकूं। राइट। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा तोहफ़ा दिया है कि मैं कहता हूँ उस मामले में मुझसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है। और वो है मेरे दोस्त।
अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था अभी कहेंगे माँ। माँ तो सर नेमत है ना, तो माँ हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन दोस्त जो हैं वो हमारे साथ, अब माँ जो है आपके साथ नहीं होती दोस्तों की तरह, तो हर वक्त शैतानियों में आपके साथ बिल्कुल नहीं होंगी ना। तो जो अम्मी ने किया हमारे लिए वो तो खैर अल्लाह पाक उनको सेहत दे। बिल्कुल। तो अब हमारा मामला ये रहा कि हमारे दोस्तों को कुकिंग बहुत अच्छी आती थी। अच्छा। तो सर फहरिस्त उसमें हमारे राशिद अख्तर एक दोस्त हैं दुबई में। अच्छा। तो उनसे मैंने काफ़ी बार सीखने की कोशिश की। अच्छा। बट बड़े सुघड़ दाल थे वो, बहुत सुघड़ हैं वो माशाल्लाह। उनके हाथ की आप बिरयानी खा लें, अच्छा, तो आपको अपनी बीवी के हाथ की बिरयानी या अम्मा के हाथ की बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा। वो ऐसी बिरयानी बनाते थे। राइट। आपको ऐसा लगता होगा जैसे कराची में बैठ के जी सर, हम बिल्कुल ऐसे ही लगता था। राइट। तो इस वजह से सर मैं नहीं सीख पाया, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे मिल गए। अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह से आपको खुश व खुर्रम रखे। अच्छा हुसैन, अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं इंटरव्यू के। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज दें। सर मैं बस क्या कह सकता हूँ, सिर्फ यही कहूँगा कि यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, हमारे ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं, हमारे ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हमारे इवेंट्स बहुत अच्छे हैं। हमें जो है अपनी सोसाइटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज अ नेशन, और उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें कि एज अ पर्सन हमें झूठ नहीं बोलना, या कम से कम झूठ बोलना है, हमें गलत काम नहीं करना, या कम से कम गलत काम करना है। हम इस तरफ आ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ही हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ब खुद ही सही हो जाने हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच हुसैन, आपने इतना बेहतरीन मैसेज हमारे नाजरीन को दिया। एट दी एंड हमारा एक चैनल पर हमने एक रिवाज बनाया, एक रस्म है कि हम अपने गेस्ट को एक लेटर ऑफ थैंक्स देते हैं, और मैं चाहूँगा कि ये हमारा लेटर ऑफ थैंक्स आप एक्सेप्ट करें रिक्लेम योर लेजेंड्स की तरफ से। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब भी हम कभी कमेंट में हमसे अगर किसी ने आपसे रब्ता करने के लिए कहा तो आप ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे उस पर। श्योर सर, थैंक यू सो मच। और आपका इंटरव्यू बहुत मज़े का था, रिलैक्स हो गया मैं खुद भी, मज़ा आया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी कि गाए बगाए आपसे हम राब्ते में रहें। श्योर सर, ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे आज के इंटरव्यू को बहुत इन्जॉय किया होगा और हुसैन की खूबसूरत बातों को भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड्स। इस चैनल को लाइक भी करें, आज के इंटरव्यू को भी लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है हुसैन से या हमारे चैनल से, आप कमेंट में वो ज़रूर लिखें। आपके कमेंट नहीं आते, आप कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा आप शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला अगली किसी नशिस्त में किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए ज़फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।